आज के इस खास विश्लेषण में सीधा उस खौफनाक दुनिया में चलेंगे जो गांव में हुई आहट नाम की मशहूर कहानी ने बुनी है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ डरावने भूतों या आत्माओं की घिसी-पिटी बातें नहीं होंगी। इसके बजाय हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से यानी मनोवैज्ञानिक पतन, जिसे हम साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन कहते हैं, उसकी गहराइयों को खंगालेंगे। हम समझेंगे कि असल में डर हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। हवेली की पुरानी दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। ये कोई मामूली डरावना डायलॉग नहीं है, ये तो उस अनदेखी ताकत का सीधा सीधा मनोवैज्ञानिक ऐलान है। ये एक झटके में साफ कर देता है कि जो कोई भी इस डर के दायरे में आ गया या जिसने एक बार भी वो आहट सुन ली, उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर सोचा जाए, जब हमारे सारे तर्क, हमारी सारी समझ अचानक काम करना बंद कर दें और कोई ऐसी चीज जिस पर हम यकीन भी नहीं करते वो दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाए, तब इंसान का क्या होता है? जब हमारा सामना किसी ऐसी दहशत से होता है जिसे हम देख नहीं सकते, तो हमारे दिमाग का सालों से बना मजबूत ढांचा कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। इसी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। एक्ट 1, द स्टिम्युलस, द अननोन टेरर। भैरवपुर नाम का एक सुनसान सा गांव है और वहां मौजूद है एक पुरानी खौफनाक हवेली। बस यहीं से इस आहट की शुरुआत होती है। तो ये पूरा सिलसिला शुरू कैसे होता है? दरअसल रीना का झूठा दुस्साहस ही इस खौफ का मेन ट्रिगर बनता है। दोस्तों के बीच मजाक मजाक में रीना ये साबित करने हवेली के अंदर चली जाती है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। पर वहां टॉर्च की रोशनी में अपनी ही परछाई के साथ जब एक दूसरी धुंधली परछाई हिलती हुई दिखती है और पास आती कदमों की आहट सुनाई देती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो पहला सीधा मनोवैज्ञानिक वार था। उसी पल वो अनदेखी शक्ति जाग जाती है और पूरे गांव के लिए एक बुरे सपने की नींव रख दी जाती है। एक्ट 2, द साइकोलॉजिकल कोलैप्स। अब हम देखेंगे कि कैसे वो अनदेखी शक्ति लोगों के दिमागी सुरक्षा चक्र को एक एक करके पूरी तरह तबाह कर देती है। ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि डर कैसे एक बेहद मजबूत दिमाग को भी घुटनों पर ला सकता है। एक तरफ है मास्टर अनिरुद्ध, जो एक स्कूल टीचर हैं और भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ है डीसीपी अरविंद, एक बेहद प्रैक्टिकल और लॉजिकल पुलिस अफसर, जिनके लिए ये सब कोरा अंधविश्वास है। ये दोनों ही शुरुआत में कड़े तर्कों का सहारा लेते हैं, लेकिन जब मास्टर जी को खाली सड़क पर भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है और डीसीपी साहब को हवेली के अंदर अपने कंधे पर किसी अनदेखे हाथ का स्पर्श महसूस होता है, तो उनका सारा साइंस, लॉजिक और पुलिसिया रुतबा उसी पल धराशायी हो जाता है। चरम खौफ ने उनके सबसे मजबूत तार्किक ढांचे को पल भर में पंगु बना दिया। और ये दहशत किसी एक इंसान या किसी एक जगह तक रुकने वाली नहीं थी। इस आहट ने हर किसी को अपना शिकार बनाया। रीना ने हवेली में, रघुनाई ने तालाब के किनारे, मास्टर अनिरुद्ध ने बीच सड़क पर, सविता ने अपने घर के सुरक्षित आंगन में, पंडित मोहन ने मंत्र पढ़ते हुए और अमर नाम के बस ड्राइवर ने अपनी बिल्कुल खाली बस में इस खौफ को झेला। ये सारी घटनाएं चीख चीख कर बता रही थीं कि वो मनोवैज्ञानिक हमला हर जगह था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर अगर बात करें कि सबसे गहरा असर किस पर हुआ, तो वो था रघु। घूप अंधेरे में एक सफेद साए और उसकी चमकती हरी आंखों का सामना करने के बाद रघु का असल दुनिया से नाता ही टूट गया। वो पागलपन की उस हद तक पहुंच गया जहां वो बस एक ही बात बड़बड़ाता रहता, आहट मुझे ले जाएगी। ये एक ऐसा मोड़ है जहां हम देखते हैं कि खौफ कैसे इंसान के दिमाग का पूरा कंट्रोल ही छीन लेता है। एक्ट 3, द इल्यूजन ऑफ रेजोल्यूशन। जब डर बर्दाश्त की सारी हदें पार कर देता है, तो कहानी के पात्र एक साथ मिलकर इस डर का भौतिक रूप से सामना करने निकल पड़ते हैं। और यहां से घटनाओं की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। रात के ठीक 12 बजे उस खामोश हवेली में दाखिल होना, अगले ही पल तहखाने का वो जंग लगा दरवाजा चरमराते हुए खुलना, फिर तहखाने की दीवार पर खून से लिखा संदेश मिलना और ललिता की रूह से आमना सामना, और आखिर में जान बचाकर भागना और पूरी की पूरी हवेली को आग के हवाले कर देना। ये पूरा वाकया सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन उस तहखाने में जो राज दफन था वो हद से ज्यादा भयानक था। ललिता, जो असल में उस हवेली की मालकिन थी, उसे 100 साल पहले उसके ही लालची पति ने पैसों के लालच में उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। ये सोचने वाली बात है कि उसकी चीखें और बाहर निकलने के लिए छटपटाते उसके कदमों की आहट, वही तो वो श्राप बन गई थी जो सालों से वहां गूंज रही थी।
यही उस पूरी दहशत का असली खौफनाक और दुखद स्रोत था। अब इंसानी फितरत तो यही है कि किसी भी खतरे का एक पक्का समाधान निकाला जाए। पहला कदम सच्चाई का पता लगाना, दूसरा हवेली को जलाकर राख कर देना, तीसरा पूरे गांव का मिलकर पूजा पाठ करवाना, और चौथा एक झूठी सी शांति का एहसास होना। डरावनी कहानियों में अक्सर यही होता है, जहां हमें लगता है कि अगर बाहरी खतरे को मिटा दिया गया तो अंदर का डर भी खत्म हो गया होगा। एक्ट 4 द इंटरनलाइज्ड हॉन्टिंग। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर हवेली के जलकर राख हो जाने के बावजूद वो भूतिया एहसास हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं हुआ? हवेली जले हुए कई दिन बीत चुके हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। रीना अपने शांत कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही है। तभी खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है और अचानक कमरे के एक अंधेरे कोने से धीरे धीरे कदमों की वही खौफनाक आहट फिर से गूंजने लगती है। ये इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ है। ये साबित करता है कि इमारत को राख कर देने से डर राख नहीं होता। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आहट ये सिर्फ किसी भूत के चलने की आवाज़ नहीं है, ये एक अनदेखा साया है, एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात यानी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। जब कोई इंसान एक बार इस हद के खौफ को महसूस कर लेता है तो उसका दिमाग हमेशा के लिए बदल जाता है। वो आहट अब बाहर किसी हवेली में नहीं, वो तो सीधा दिमाग के भीतर गूंज रही है। और इसीलिए अंत में ये बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या हवेली को जला देने से खौफ सच में खत्म हो गया था, या फिर दहशत हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में अपना घर बना लेती है? गांव में हुई आहट हमें बस यही समझाती है कि ईंट पत्थर की इमारतों को गिराना तो बहुत आसान है, लेकिन जब खौफ सीधे हमारे दिमाग में बस जाए तो उससे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन होता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने डर के प्रति एक बिल्कुल नया नजरिया दिया हो।